पर चर्चगेट से बाहर निकलेंगे तो मुझे पता नहीं मुंबई में कितने लोग जानते हैं, फ्लोरा फाउंटेन है। हम्म हम्म और हम्म, फ्लोरा फाउंटेन के इर्द गिर्द किताबें, सड़क में किताबें किताबें हुआ करती थी। अच्छा। वहां पे घूमते हुए मुझे किताब मिली दोस्तोवस्की की क्राइम एंड पनिशमेंट। तो मैंने ऐसे ही ओ। उठा ली, और उस वक्त मुझे 10 रुपए में मिली थी वो। और इस किताब ने अ, बिल्कुल दिमाग को घुमा के रख दिया बहुत। सही और बात। मुझे जो मैं अब तक तो मैं दुनिया को नहीं देख रहा था, लेकिन अब मैं लोगों को देखना शुरू कर दिया, बाहर देखना शुरू कर दिया, स्कूल को देखना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ मुझे अब दिखने लग गई। तो आप जब देखते हो तो बड़ी करीबी से आप देख पाते हो। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वहाँ से ध्यान की स्थिति, जो आप मेडिटेशन की स्थिति जो है, वहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने अगली किताब कामूस की प्लेग पढ़ी। हम्म। और इन दो किताबों ने बहुत असर डाला मुझे, मेरे ऊपर। साहित्य जिस तरह से मैं देख पा रहा था कि हम, जब मैं क्राइम एंड पनिशमेंट या प्लेग पढ़ रहा था, तो मुझे वो दुनिया दिख रही थी जो है, जिसे हम कहते हैं कि एन वर्ल्ड। मतलब कि हम उस दुनिया में एम्बेडेड हैं, एन वर्ल्ड हम्म। हैं। तो उस हीरो को भी अच्छे से फॉलो कर पा रहा था कि वो दुनिया में किस तरह से एन वर्ल्ड है। तो ये ये इस तरह से देखना साहित्य में, वो तब मेरा शुरू हुआ। और कुछ घटना मेरी बचपन में घटी थी, जब मैं फिफ्थ फिफ्थ क्लास में था। और वो रेगुलरली मेरे साथ घटती रही, तो बड़ा मुश्किल होता था और मैं बहुत डरता था, घबरा जाता था। तो जब मैं कॉलेज में आ गया, और जब घटना घटी, तो तब मैं निकल के घर से, मैं आश्रमों में चला जाया करता था। काफ़ी समय तक मैं घूमता था, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इन घटनाओं को व्यक्त कर पाना, या उनको बताना, या उसके बारे में लिख भी पाना। बिल्कुल सही। उस वक्त तो मैं बहुत डरता था। तो वो ऐसे लगता था कि जैसे आपके सर के पीछे का जो नेप है, यहाँ से शुरू होता था, जैसे कि किसी इलेक्ट्रिक करंट ने हिट किया आपको यहाँ पे पीछे। ओहो। और पूरा शरीर आपका जो है बिल्कुल एक तरीके से इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन में, शॉक की स्थिति में होता था। और जो चीज़ें मैं देख पाता था, जो चीज़ें मैं देखा, वो बहुत ही अ, मेरे हिसाब से डरावनी थी। मैं समझ नहीं पाता था क्या हो रहा है ये मेरे साथ। और छोटी अवस्था भी थी उस समय, तो ये हाँ। बात है। तो ये एक्सपीरियंसेस चलते रहे, और हम्म। एक समय बाद वो बंद हो गए। लेकिन करीब 22-23 की उम्र के बाद जाके ये सारी एक्सपीरियंसेस एक साथ समाप्त हो गए, बिल्कुल ही खत्म हो गए। लेकिन वो जो उस ये एक्सपीरियंस जहाँ मुझे छोड़ा, वो जब मैं उपनिषद उठा था, या जब मैं वेद उठा था, तो वो शब्द जो हैं, वो मेरे, जैसे पहले से मैं शब्दों को विजुअल की तरह देखता था। तो पहले मैं हम्म। इमेज देखता हूँ, फिर शब्द पे ट्रांसलेट करता हूँ। तो ये जो शब्द है बिल्कुल विजुअल की तरह मेरे सामने खुलते गए। तो मुझे बड़ा आसान हो गया। उपनिषद में मैं कुछ भी उठा लूँ, मुझे उसी वक्त समझ में आता था क्या लिखा हुआ है। या वेद उठा लूँ तो मुझे समझ में आता था। और क्योंकि दोस्तोवस्की से शुरुआत हुई साहित्य की, फिर उसके बाद हाँ। मैंने प्रेमचंद और बाकियों को पढ़ा। तो मैं ए- उपनिषद, वेद के माध्यम से मैं एक व्यक्ति को, या एक इंसान को मैं प्लेस कर पाता था कि वो ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या क्या फोर्सेस एक्टिव हैं। वो अच्छा। एनवूम्ड हैं। और एनवूम्ड जो है वो गर्भित होना, हाँ। जिससे आपका हिरण्य गर्भ हमने पढ़ा हुआ है वेद में। लेकिन हिरण्य गर्भ क्या है लोग नहीं जानते हैं। तो अ, वो प्रज्वलित लिट जो गर्भ है, जिसमें हम एनवूम्ड ऑलरेडी हैं शरीर के हम्म रूप में। तो हम्म। हम अपने आप को हमेशा एक एनवूम्ड पाते हैं, और हमेशा एक एनवर्ल्डेड पाते हैं एक दुनिया में। और उस दुनिया की में हमेशा हम बायस और प्रेजुडिस से पहले से ही सैचुरेटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखना शुरू कर देते हैं, और फिर आप साहित्य को भी पढ़ते हैं, क्योंकि साहित्य में पढ़ रहा था, तो फिर आप या। हीरो को, कैरेक्टर्स को, लोगों को अलग तरीके से देखना शुरू करते हैं। तो तब जब मैं करीब 30 वर्ष का हुआ, उस वक्त मैंने लिखना छोड़ दिया था। मैंने पहले कहानियां मेरी छपती रहती थी छोटी छोटी फिलर्स की तरह। तो और मैं एनिमेशन तो शुरू से अच्छा था, हम्म। कार्टून बनाना। तो
सेकंड क्लास की घटना कार्टून से शुरू हुई थी मेरी। और सही बात। तो एनिमेशन में चला गया। हिंदुस्तान की जो पहली एनिमेटेड सीरियल थी डब्बू, यूटीवी के लिए, रॉनी स्क्रूवाला ने स्पॉन्सर की थी उस वक्त। 95-94 की बात है ये। तो वो हम्म। सीरीज़ हम मैंने पहली बनाई, उसका मैं डायरेक्टर भी था, उसका मैं एक तरीके से सारा करता रहता, सारा कुछ था। लोग उस वक्त एनिमेशन कैसे करते हैं नहीं जानते थे। हाँ तो ये इसने मुझे थोड़ा अलग रखा बाकी जो घट रहा था। जैसे हमने कहा ना कि फैमिली में, साहित्य हाँ। की फैमिली है, लेकिन मैं कभी उसका हिस्सा नहीं बन पाया साहित्य का। लेकिन आप साहित्य में थे, आप दूसरे तरीके हाँ, से साहित्य में थे और हाँ, हाँ। समाज और पुरुष की, मनुष्य की, व्यक्ति की स्थितियों को समझ रहे थे। जी बिल्कुल। तो जब कोरोना हुआ, कोरोना काल में जब आया, तो उस वक्त बड़े करीब 10 साल 15 साल से मेरा स्टूडियो था, अच्छा बड़ा, अच्छा खासा बड़ा स्टूडियो था। हुँ, आ, ठीक ठाक चल रहा था। लाखों के इक्विपमेंट्स थे। जब आप स्टूडियो शुरू करते हो तो ओवर द बिल्कुल। टाइम आप इक्विपमेंट्स आप इकट्ठा करते रहते हो। तो हम रेंट देते रहे, हम चलाते रहे स्टूडियो, सैलरी देते रहे, सब कुछ होता रहा। लेकिन हमें लगा कोरोना जो है वो 2 महीने में, 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। और एक समय आया कि हमारी जो सिंकिंग फंड है, रिवर्स रिजर्व फंड जो हम रखते थे चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ ख़राब हो गई तो इमीडिएटली आपको रिप्लेस करना पड़ता है। क्लाइंट तो आप कह नहीं सकते हुँ, कि ये चीज़ ख़राब है, कल आइए। वो भी ख़त्म हो गया। तो हमने जब डिसाइड किया कि हम अब घर शिफ्ट हो जाएंगे। तो घर तो मम्मी पापा सब बहुत खुश, 24 घंटे हम रहे। तो स्टूडियो हमने बंद कर दिया, डिसॉल्व कर दिया कम्प्लीटली। और लोगों को जो थे हमारे असिस्टेंट, उनको 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी देके हम आ गए। वो भी सब पहले ही जा चुके थे अपने गाँव और सब जगह। अब ये पूरी साल भर तक कोई कमाई नहीं, जीरो इनकम। हमें लगा चलो, और फिर सेकंड दूसरे साल भी यही रही। तो 2 साल के लिए बिल्कुल आपकी इनकम जीरो, मेडिकल खर्चा हुँ, बहुत, मैं हॉस्पिटलाइज रहा, मम्मी रही, बच्चों सबके। तो बहुत कठिन समय बीता। और जब मैं हॉस्पिटलाइज था, तो 10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज था। तो 9वें दिन कुछ अजीब सी घटना घटी वहाँ पे। तो वही जो विजन्स थे वो उस तरह के। तो मैं एक तरीके से डिलीरियम में चला गया। क्योंकि मेरा अब हुआ ये था कि मेरे जो सामने कमरा था, वहाँ से मेरी जो एक व्यक्ति थे उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो सुबह सुबह, और चाय भी वो बिल्कुल, अब मैं कैसे बताऊँ आपको कि कोविड की किस तरह से अरेंजमेंट थी, फर्स्ट फेज। तो मेरे जो सामने वाले जो कमरे में जो व्यक्ति था उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई, चाय पीते थे हम। तो प्रॉब्लम से हो रही थी सांस लेने में बहुत ज़्यादा। तो वो ऑक्सीजन उसका लगा रहता था। तो एक अगले दिन जब मैं सुबह उठा, अच्छा खाना भी है ना, वो दरवाज़ा खोल के नीचे से खिसका देते थे, तो आपको जाके खुद लेना पड़ता था। तो जब मैं उठा, तो मैंने देखा वो बॉडी बैग रखे हुए हैं और वो व्यक्ति उस बॉडी बैग में। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। और तबीयत मेरी बिगड़ने लग गई बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर ऑलरेडी मेरा उतर नहीं रहा था, 103 104 रहता। तो और डॉक्टर हर तरीके से आपको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। मेरे पीठ में बोन मैरो से भी फ्लूइड निकाल के कि उसमें क्या क्या हो रहे हैं प्रॉब्लम। जी, 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 प्लाज़्मा वो ट्रांसप्लांट। हाँ, हुँ, तो वो आज भी मुझे बहुत दर्द होता है पीठ में, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता मैं। और तो मुझे ये नहीं पता किस वक्त मैं डिलीवरी में चला गया। तो जब मैं उठा, शाम का रात का वक्त था। और डॉक्टर लड़का जो बिल्कुल बैठ के, कि ना जिसकी शक्ल नहीं, लड़का है लड़की नहीं पता, पूरे ऊपर से हाँ, नीचे वो बिल्कुल एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट की तरह कवर्ड होते थे। बिल्कुल, जी। तो आ, उसने आ, कुछ रैनडेसिविर करके कोई दवाई थी, वो उसका, वो मुझे, क्योंकि रैनडेसिविर कमी हाँ, थी तो उस वक्त आया हाँ, होगा, तो वो मुझे चढ़ा रहे थे। हेवी चढ़ाई होगी, जी। हाँ, और उसने भाप लिया या जो भी है, उसने कहा देखो ऐसा है कि तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि आप ये सब क्यों देखते हो, आप यहाँ चुपचाप रहिए, ओपी नैयर के गाने सुना करिए फ़ोन में। तो तो मैंने कहा हाँ, ठीक है, मैं ओपी नैयर के गाने सुनता हूँ। और बढ़िया, अगले दिन मैं मेरा बुखार उतर गया और बिल्कुल ठीक हो गया। तो 3 दिन बाद फिर उन्होंने मुझे आपको कॉन्स्टेंटली चेक चाहिए। करने के बाद ठीक कर दिया। हुँ, अब वो व्यक्ति कौन था, मैं उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। तो उसने मुझे कहा कि ओपी नैयर से आप जुड़ जाइए। और उसके गाना सुनी, तो मैंने खूब सुना अगले 3 दिन तक ओपी नैयर के गाने, गीता दत्त के गाने। बढ़िया। लेकिन जो डिलीरियम में जो घटनाएं घटी, मैं मुझे लगा कि मैं एक ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैं, बहुत ही सुंदर लोग। और
उनकी टोपी बिल्कुल जैसे राजा राम मोहन रॉय पहनते हैं ना, बिल्कुल ऐसी सारी हाँ। टोपियां, सफेद टोपियां हैं, सुंदर घर, साफ सुथरे घर, खूब सारे घर। और मैं कई घरों में गया, कईयों से बातचीत की मैंने, और बिल्कुल लगा कि ये तो, इनकी भाषा तो बिल्कुल शुद्ध है, मतलब संस्कृत से हुँ, भी शुद्ध भाषा बात कर रहे हैं ये इतनी सुंदर लोग। तो मुझे लगा कि मैं यहीं रहूं। मैं उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ ये हॉस्पिटल में रेसिपी दिल्ली आपका। में हूँ, हाँ। हुँ, तो और मुझे लगा कि मैं यहीं रहूं और मैं कहीं अपने लिए एक घर या जगह देख लूं। और मुझे लगा, देखो मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ, मैं टेक्नीशियन बहुत अच्छा हूँ, मैं बड़े कंपनीज की उसकी मैं टेक्निकल डायरेक्टर भी रहा हूँ 10 साल के लिए। तो मुझे आप यहाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो वो जो, तो मेरा मन नहीं था वापस आने का। तो जब मैं आंख खुली तो देखा कि डॉक्टर जो है वो आपको हुँ, रैनडिसिविर दवाई लगा दे के रही। दवाई दे रहा है। रैनडिसिविर नाम था या पता नहीं क्या नाम था, मुझे हाँ, वही अभी वही दवाई उस याद समय नहीं। चल रही हाँ। थी। जी, बिल्कुल। तो हमें घर लौटा उस वक्त, मम्मी भी हॉस्पिटल में थी। तो वो भी करीब 10 दिन हॉस्पिटल में रही, और वो फिर ठीक ठाक आ गई। बाकी खबरें हर जगह से, हमारे सोसाइटी में जिनको जानते थे हम वो नहीं रहे। जो यात्राएँ हमारे बहुत। प्रेसिडेंट थे, हुँ, हाँ, बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। और ये तो फर्स्ट फेज की थी, सेकंड फेज तो अब तक आई नहीं थी बिल दिल्ली में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस वक्त मैंने सोचा कि ये जो टेक्नोलॉजिकल एनफ्रेमिंग में जो हम फंस चुके हैं, क्योंकि ये तो बायोलॉजिकली जनरेटेड हुँ, डिसीज है, बिल्कुल। वायरस है, ये नेचुरल एवोल्यूशन नहीं है। और मु- मुझे, मैं फिर साहित्य को, आ, इस आज की जो दुनिया है उसको देखने इसको, सम उसको, हाँ, थोड़ी समझने की कोशिश की। और उसका पूरा नतीजा जो है वो देवताओं का मौन है।